नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। सबसे पहले आप लोगों से मैं क्षमा चाहूँगा। किस लिए क्षमा चाहूँगा? क्योंकि मैं जो एक श्रृंखला मैंने प्रारंभ की थी अनुच्छेदों की, वो बीच में बाधित हो गई। मैं किसी कारणवश थोड़ा सा व्यस्त हो गया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अंततः आज से हम लोग उसी श्रृंखला को स्टार्ट करेंगे, फिर से उसको ले जाएंगे। उस क्रम में हम लोग देखे थे कि सारे के सारे अनुच्छेद जो भी हुए थे, अनुच्छेद 100 क्या 189 तक हम लोग चर्चा कर लिए थे, यानी आर्टिकल 189 तक चर्चा कर लिए थे, जिसमें हम लोग एक एक अनुच्छेद को समझे थे। किसी एक लेक्चर में, किसी एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक बहुत ही प्यारे मित्र या फिर कहा जाए एक बहुत ही मेरे प्यारे शिष्य ने कहा था कि सर उपराष्ट्रपति के बारे में जो आप थोड़ी बहुत चर्चा किए हैं, ऐसे ही इसको शुरुआत से बताइए। राष्ट्रपति के बारे में भी शुरुआत से बताइए, एकदम स्टार्टिंग से बताइए। तो वो भी एक और श्रृंखला प्रारंभ होगी, उसे हम अलग एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे कि सारे के सारे जितने संवैधानिक पद हैं उनको कैसे समझें, उनसे जुड़े हुए प्रश्न कैसे बनेंगे। हम लोग उसके बारे में चर्चा अवश्य करेंगे। फिलहाल आज हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 190 यानी आर्टिकल 190 के बारे में। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण तरीके से, जैसे किताबों में लिखा गया है उस प्रकार से कोई बातें नहीं होंगी जिससे आपको समझ में ना है। एकदम सरल बात होती है कि अनुच्छेद 190 में क्या बात कही गई है। अनुच्छेद 190 में कही गई है कि स्थानों का रिक्त होना। सबसे पहले बात ये आनी चाहिए कि कौन से स्थान, कहाँ के स्थान, और रिक्त होगा तो कहाँ का स्थान रिक्त होगा। रिक्त मतलब होता है खाली होना। खाली होना मतलब जानते ही हैं, इम्पटी होना या फिर वैकेंट होना। ये तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी व्यूअर्स, ऐसे भी कुछ मित्र आते हैं जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं। वो कहते हैं सर आप केवल हिंदी ही बताते हैं। तो फिलहाल ये हिंदी वालों के लिए ही है चैनल। फिलहाल हम कोशिश करेंगे जहाँ पे लगेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, अवश्य किया जाएगा। ठीक, तो क्या हुआ स्थानों का रिक्त होना। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कहाँ के स्थानों की। यहाँ विधानमंडल के स्थान की बात हो रही है। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या होता है, विधानमंडल क्या होता है? तो देखिए प्यारे मित्रों, क्या है कि विधायिका होती है। सबसे पहले हम लोग यहाँ आते हैं, विधायिका। विधायिका क्या होती है, विधायिका कितने प्रकार की होती है वो बाद में बात करते हैं। पहले समझते हैं कि विधायिका क्या होती है। देखिए विधायिका एक ऐसा निश्चित स्थान है जहाँ पर नियमों कानूनों का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है, बनाया जाता है। विधायिका देखिए आपके घर में भी होगा, आपके घर में भी नियम कानून होंगे कि आपको 9 बजे तक रात में आ जाना है तो आ जाना है, अन्यथा घर वाले क्या करेंगे, दरवाजे ही नहीं खोलेंगे। वो भी क्या एक प्रकार से हो गई, विधायिका हो गई। उसमें भी क्या कई प्रकार के कानून होंगे कि सब्जी आप ले आएंगे, दाल आप ले आएंगे, अनाज आप लाएंगे। तो सारे के सारे काम क्या होते, बटे होते एक नियम के आधार पर। किसी का ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे, बारात जाएंगे, क्या कहते हैं, इनविटेशन कार्ड देखेंगे कहाँ कहाँ से कितने आ रहे हैं, आप वहाँ जाएंगे। सबका कार्य एक प्रकार से कहा जाए बटा होता है, हर घर में होता है मैक्सिमम केस में। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है कि विधायिका तो होती है जो नियम कानून का निर्माण करेगी, लेकिन विधायिका भी 2 प्रकार की होगी। एक तो होगी राज्यों की। अब राज्यों की शब्द आ गया, क्यों सर राज्यों क्यों कह रहे हैं, राज्य क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि राज्य हमारे पास क्या हैं, कई हैं। ठीक, और क्या है, और एक होता है केंद्र। केंद्र की विधायिका होगी। अब सवाल ये मन में आएगा कि राज्य के विधायिका का क्या नाम होगा। राज्य के विधायिका का नाम होगा विधानमंडल, जिसे बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेशन। क्या होता है, इसको राज्य विधानमंडल भी कहा जाता है। हो सकता है आपके मन में ये डाउट आए कहीं पर, अगर इस बात का चर्चा हो तो आप कहेंगे सर ये बात बताए ही नहीं थे। तो केंद्र की विधायिका क्या नाम होता है, संसद, जिसे बोलते हैं पार्लियामेंट। तो हम लोग बात किसकी करने जा रहे हैं, राज्य विधानमंडल की। किसकी बात करने जा रहे हैं, राज्य विधानमंडल की। तो इस बात को ध्यान देना है। इसके बारे में मैंने वीडियो बहुत ही डिटेल में बनाया है, विधायिका क्या होते हैं, विधायिका के कार्य क्या होते हैं। आपके ही इस चैनल में सारे लेक्चर मौजूद हैं, आप अवश्य एक बार देखें, इससे डाउट आपके और क्लियर हो जाएंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ड्राफ्टिंग करने से फ़ायदा क्या होता है, जब आप स्वयं ड्राफ्टिंग करने प्रारंभ कर देते हैं तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर होते जाते हैं। देखिए विधानमंडल है, इसके भी 2 सदन होंगे। किसी किसी राज्य में केवल एक ही सदन होते हैं। एक सदन का नाम होता है विधानसभा। विधानसभा
विधानसभा एक सदन का नाम होता है। इसी के बहुमत के आधार पर जो है राज्य में सरकार का गठन होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए यूपी है, तो यूपी में जो सरकार का गठन हुआ है वो विधानसभा के बहुमत के आधार पर क्या होता है? सरकार का गठन होता है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कई बार ये प्रश्न हो जाता है, भाई ये उपचुनाव क्यों होते हैं? उपचुनाव मैं क्यों बता रहा हूँ? थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर टॉपिक से ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। उपचुनाव यही होता है मेरे प्यारे मित्रों कि जो भी सीट खाली हो जाती है, मान लीजिए उनका एक्सीडेंट हो गया, वो त्यागपत्र दे दिए, एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए, तो जो सीट खाली बचा रहता है उसी सीट को भरने के लिए क्या होता है? उपचुनाव होता है। तो कहीं कहीं केवल एक ही सदन होता है और कहीं कहीं विधान परिषद भी होता है। इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं क्या होता है? विधान परिषद ही होता है। तो बात हम लोग कहाँ पे पहुँच रहे थे कि स्थानों का जो रिक्त होना होता है वो विधानमंडल में ही होता है। विधानमंडल के दोनों सदनों की बात यहाँ पे होगी। मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है, मान लीजिए व्यक्ति ए है, जैसे कि मैथ में होता है, तो ये व्यक्ति ए है और अगर ये इसका भी सदस्य चुन लिया गया और इसका भी सदस्य चुन लिया गया, इस कंडीशन में क्या होगी? आप लोग खुद सोच सकते हैं कि व्यक्ति ए है, विधानसभा की सदस्य चुन लिया गया और विधान परिषद का भी सदस्य चुन लिया गया। इस कंडीशन में ये होगा, व्यक्ति ए अगर ये चाहे तो किसी एक सदन का सदस्यता क्या कर सकता है? ये छोड़ सकता है और एक सदन की सदस्यता को क्या कर सकता है? वो ग्रहण कर सकता है, उस पर वो कार्य कर सकता है। ऐसा हो सकता है, ये कंडीशन है। कभी कभी ये होता है कि कोई एक व्यक्ति है, 2 या 2 से अधिक राज्य के विधानमंडलों का क्या हो जाता है? सदस्य चुन लिया जाता है। अब इस कंडीशन में क्या होगा? देखिए, यहीं से प्रश्न बनना प्रारंभ होता है कि अगर कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का सदस्य चुन लिया जाता है तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में ये होगा कि जो विधानमंडल होगा वो किसी अपने नियम के अनुसार कार्य करेगा या राष्ट्रपति एक नियम लाएंगे, उस नियम में जो बातें कही गई होंगी उसी नियम के अनुसार कार्य होगा, या फिर कहा जाए तो राष्ट्रपति के अनुसार होगा। सीधा बात किया जाए, समझ में आया? पहला कंडीशन ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो वो क्या करेगा? एक सदन की सदस्यता को त्याग देगा और एक सदन की सदस्यता को ग्रहण रखेगा। और कई बार जब होता है 2 या 2 से अधिक राज्यों का अगर वो सदस्य चुन लिया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो राष्ट्रपति के अनुसार होगा। पहले तो वो विधानमंडल के अनुसार होगा, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो राष्ट्रपति के अनुसार होगा कि उसको किस राज्य का सदस्य या फिर किस राज्य विधानमंडल का सदस्य बनाया जाए। है ना सिंपल? क्या होता है कि कई बार बहुत से ऐसे प्यारे मित्र जो अध्यापक हैं वो इन सारे अनुच्छेदों को नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? वो केवल उसी को बता देते हैं जो पूछा जा रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि इसको न पूछा जाए। कई बार जो पेपर सेट करते हैं वो लोग क्या करते हैं? उसी चीज़ को उठा लेते हैं जो आप पढ़ नहीं रहे हो। इसलिए सभी को पढ़ना आवश्यक है। थोड़ा ही पढ़िए लेकिन अवश्य पढ़िए। ये हो गया अनुच्छेद 190। हम लोग अनुच्छेद 191 पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग ये बात करेंगे जो सदस्य होते हैं इनकी निर्हरताएँ क्या होती हैं, जिसको अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो अयोग्यता। लेकिन यहाँ क्या होता है? संविधान में अयोग्यताएं शब्द का इस्तेमाल ना करके निर्हरताएं किया गया है। किसका किया गया है? निर्हरताएं। यही आर्टिकल हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा, आर्टिकल 191, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि किस किस कंडीशन में कोई सदस्य, चाहे वो संसद का हो, विधानमंडल का हो, जो भी उसमें टॉपिक आएगा हम लोग चर्चा करेंगे कि किस किस कंडीशन में, किस किस परिस्थिति में वो सदस्य अपनी सदस्यता को क्या कर देगा? अयोग्य मान लिया जाएगा। जब वो अयोग्य मान लिया जाएगा जाहिर सी बात है उसे अपना त्यागपत्र सौंपना पड़ेगा। किसको सौंपेगा? इसके लिए भी हम लोग चर्चा करेंगे। समझ में आ गया? तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं कल के लेक्चर में अनुच्छेद 191 में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।